प्यारे बच्चों, आज से हम लोग नया लेसन पढ़ेंगे, फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल। देखो बच्चों, ये लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और अन्य लेसन के रिक्वायर्ड में ये बहुत छोटा है। एक और बात बेटा, पिछली बार कोरोना की वजह से जो टॉपिक कट गए थे वही टॉपिक इस बार भी कोर्स से हटे हुए हैं। तो ये जो चैप्टर है फ्रिक्शन फोर्स, इसकी बहुत सारी हेडिंग्स कट गई हैं। मात्र इस लेसन में 2 हेडिंग पढ़ने को है, रिलेशन बिटवीन फ्रिक्शन एंगल एंड फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, घर्षण गुणांक और घर्षण कोण में संबंध। एक हेडिंग ये पढ़ना है और दूसरी जो है पढ़ना है सीमांत घर्षण के नियम, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के लॉज। बस ये 2 हेडिंग पढ़नी है और दोनों हेडिंग मात्र 3-3, 4-4 लाइन की हैं, लेसन फिनिश हो जाता है। ठीक, तो समझ ही रहे हो कोरोना की वजह से इसके टॉपिक कट गए हैं। लेकिन बेटा हम आपको ज्ञान के लिए, जानकारी के लिए, आगे की क्लासेस में आपको यूज आए, कॉम्पिटिशन्स वगैरह के एग्जाम दो तो वहाँ भी यूज हो सके, पढ़ा दे रहा हूँ इसको अच्छे से और बता दे रहा हूँ कि ये हेडिंग कोर्स में है, वही एग्जाम के लिए तैयार करना। बाकी बस बोलते जनरल नॉलेज के लिए आप जानते रहो। ठीक, तो लुक हियर, घर्षण बल, इसके साथ बल लगा हुआ है, फोर्स। तो ये समझ में आ गया, इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, यह एक प्रकार का बल है। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि घर्षण नहीं कह रहे हैं, घर्षण बल कह रहे हैं, तो मतलब यह भी कोई एक बल होगा। इसके पहले वाले लेसन में बल को आपने समझ लिया था ना, कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल रीजन विच चेंज स्टेट ऑफ बॉडी। बाह्य कारण है जो वस्तुओं की अवस्था में बदलाव लाता है। किसी वस्तु की गतिमान अवस्था को विराम में या विराम अवस्था को गतिमान में लाने वाला बाह्य कारक बल कहलाता है। ठीक है, फोर्स इज एन एक्सटर्नल रीजन विच चेंज द स्टेट ऑफ मोशन इनटू रेस्ट एंड रेस्ट इनटू मोशन। ऐसे ही ना बेटा? तो ये एक प्रकार का बल है। और कैसा बल है, कितने प्रकार के होते हैं, हमारी लाइफ में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और इससे क्या लॉसेस है, और इसको हम जो है किस प्रकार सुधार सकते हैं। तो यही सब जो है छोटी छोटी कई सारी हेडिंग्स हैं, आपको थोड़ा सा बताते हैं। आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ा, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में कितने जो है नियम पढ़े थे। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पहला नियम क्या था? पहला नियम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में था कि इफ एनी बॉडी इज इन रेस्ट, अगर कोई वस्तु विराम में है, देन इट ऑलवेज रिमेन इन रेस्ट, तब ये हमेशा विराम में ही रहेगी। और अगर कोई बॉडी इज इन मोशन, यदि कोई वस्तु गतिमान है, देन इट ऑलवेज रिमेन इन मोशन, तब ये हमेशा गतिमान ही बनी रहेगी। माने अगर कोई वस्तु विराम में है, जैसे ये दीवार रखी है, तो ये हमेशा विराम में ही रहेगी। और अगर गतिमान है, मोशन में है, तो हमेशा मोशन में ही रहेगी, जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल न लगा दिया जाए। तो माने अगर कोई वस्तु को हम गति करते हुए देखें और ऐसा बेटा देखें कि वो रुक गई, तो दिमाग समझ में आ जाएगा अवस्था बदल गई उसकी, निश्चित तौर पर उसका कोई बल लग गया है ना, तभी तो रुकी होगी, बिना बल के वो रुक नहीं सकती। श्योर सर्टेन, पक्का। अब देखो, जैसे कोई मेज हो, टेबल, और उस पर कोई एक लकड़ी का गुटका रखो और उसको थोड़ा सा धक्का दो, पुश करो, माने उस पर बल लगाओ, तो गुटका चलने लगेगा ना। हवा में कल्पना करने को कह रहे हैं कि लकड़ी की एक मेज है, ऐसे प्लेन मेज है, नीचे पैर है उसके, हाँ? और उस पर हमने एक लकड़ी का गुटका रख दिया, उसको धक्का दिया, मीन्स आई अप्लाइड फोर्स ऑन दैट बॉडी, उस पर बल लगाया, तो वो चलने लगेगी कि नहीं? पक्का। तो वो वस्तु, नीचे वाली वस्तु माने मेज पर, ऐसे चलने लगेगी। फिर क्या होगा? चलते चलते आप देखोगे, प्रैक्टिकल करके देख सकते हो कि धीरे धीरे धीमी होते 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 वो रुक जाएगी। पक्का। तो हमारा माइंड में कट हो जाना चाहिए कि जब आपने उस पर बल लगाया, विराम में थी, गतिमान हो गई, चलने लगी, लेकिन वो धीरे धीरे रुक रही है, माने अवस्था उसकी धीरे धीरे बदल रही है। निश्चित तौर पर वहां कोई बल क्रिएट हो गया है,
जो उसके मोशन का अपोज कर रहा है, विरोध कर रहा है। ड्यू टू दिस फोर्स, इसी फोर्स के कारण वस्तु गति में होते हुए भी विराम में आ जा रही है ना। तो जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर गति करती है या फिसलती है, तो दोनों का जहां कांटेक्ट होता है वस्तु का, दोनों के कांटेक्ट लेयर पर, संपर्क तल पर जहां दोनों टच होती है, कोई फोर्स क्रिएट होता है, बनता है, जो उस वस्तु की गति का विरोध करता है, और उसी बल के कारण वस्तु गतिमान से विराम में आ जाती है। और इसी बल को हम फ्रिक्शन फोर्स या घर्षण बल कहते हैं। रियली में बच्चों यहां देखो घर्षण बल, बहुत पहले इसको रगड़ बल, माने जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर रगड़ती है, रगड़ खाती है, तो दोनों के बीच जो बल लगता है या बनता है, वही बल कौन सा बल होता है? घर्षण बल या फ्रिक्शन फोर्स। निश्चित तौर पर एक वस्तु दूसरी वस्तु पर जब रगड़ खाए तो उनके बीच जो बल बनता है, उसी बल को हम कौन सा बल कहते हैं? लेकिन यहाँ क्या समझाए हम सृष्टि कि जैसे ये कोई मेज है, मूर्ख दिखा कोई मेज है, यही तो बता रहे थे। इस पर एक कोई हमने वस्तु रख दिया और इसको अगर मान लो हम खींचे, बल लगाकर इधर की ओर खींचे, तो ये चलने लगेगी, लेकिन चलते चलते निश्चित तौर पर इसकी अवस्था गतिमान से विराम हो गई, बदल गई। तो इन दोनों के संपर्क पर, माने यहां जहां टच हो रही है, कोई बल लग गया है जो इसकी गति का विरोध कर रहा है, और उसी बल के कारण वस्तु रुक जा रही है। इसी बल को हम घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। अब आप इसकी खासियत के हिसाब से इसकी परिभाषा बना सकते हो। हमने बताया कि बहुत छोटा लेसन है बेटा, बहुत ही ज्यादा। जब कोई ठोस, मैंने नहीं साले, किसी दूसरे ठोस पर गति करता है, चलता है, तो दोनों के संपर्क तल पर, कांटेक्ट लेयर पर उत्पन्न वह बल जो वस्तु की गति का विरोध करे, जिसके कारण वस्तु विराम पे हो जाए, जिसकी दिशा वस्तु की गति की दिशा के अपोजिट हो, उसी बल को कौन सा बल कहते हैं? हिंदी और इंग्लिश दोनों समझ लीजिए कि जब कोई ठोस किसी दूसरे ठोस पर फिसलता है, तो दोनों के संपर्क तल पर उत्पन्न वह बल जो वस्तु की गति का विरोध करे, जिसकी दिशा वस्तु के गति के दिशा के विपरीत हो, जिस बल के कारण वस्तु रुक जाए, उसी बल को कौन सा बल कहते हैं? अंग्रेजी में कैसे पढ़ेंगे बेटा? आपको हमने बताया बेटा कि थोड़ा वीडियो पास कर करके यहाँ पर हिंदी भले लिख लीजिए, थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी इसी में बैठा पढ़ा रहे हैं 2-3 दिन से। बैच 5 से 4 रन करने वाले हैं, बस 1 ही 2 दिन में सेट हो जाए मेरा, तो 1-2 दिन में हो जाएगा, तो उसमें बैठ के अपना लिख लेना। लेकिन तब तक वीडियो पास करके वीडियो में जो बोले रहते हैं इंग्लिश, कॉपी कर लिया करो घर जा करके, ठीक है? तो बता रहे थे इंग्लिश में अगर बोले, when anybody moves on any other body, then a force created at their contact layer which oppose the motion of body, which direction is opposite direction of the motion of body, by which body remain in या comes into rest, is called friction force। समझ में आ गया बेटा? तो यहाँ हिंदी में लिख लेना, अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लेना, या घर जाके वीडियो पाँच कर लो, वीडियो में लगभग रहती है, लिख लेना, ठीक है? पर डे का काम पर डे। तो यहाँ पर समझो जरा, जब कोई ठोस किसी दूसरे ठोस पर फिसलता है, तो उनके संपर्क तल पर उत्पन्न वह बल जो वस्तु की गति का विरोध करे, जिसके कारण वस्तु रुक जाए, और जिसकी दिशा वस्तु की गति की दिशा के विपरीत हो, उसी बल को कौन सा बल कहते हैं? समझ आया बेटा? अब ये बल है, इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। और आप इसके पहले वेक्टर वाला चैप्टर में पढ़े हो कि कोई भी वेक्टर के हमेशा 2 कंपोनेंट, 2 घटक होते हैं जिनसे वो मिलकर बनता है। किसी वेक्टर के घटक कौन कौन होते हैं? क्षैतिज घटक और ऊर्ध्व घटक। जो घटक जमीन के समांतर हो, क्षैतिज हो, उसे हम जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और जो है लंबवत हो, परपेंडिकुलर हो जमीन के, उसको हम वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं। तो यहाँ ये जो घर्षण बल है,
इसका वह घटक जो तल के समांतर हो स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है, और घर्षण बल का जो घटक तल के लंबवत हो अभिलंब प्रतिक्रिया कहलाती है। यह स्थैतिक घर्षण बल है। डेफिनेशन समझते जाओ, चैप्टर में बहुत ज्यादा हेडिंग नहीं है पढ़ने को। स्थैतिक घर्षण बल और ये क्या है, अभिलंब प्रतिक्रिया। उन्हें सब बेटा कैसे समझोगे, देखो ऐसे समझोगे। देखो, घर्षण बल का वह घटक जो तल के समांतर हो, मीन्स क्षैतिज हो, स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। घर्षण बल का वह घटक जो तल के लंबवत हो अभिलंब प्रतिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इंग्लिश में कैसे बोलोगे बेटा, कंपोनेंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स which is in along parallel to the plane। क्या बोले बेटा, कंपोनेंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स which is along parallel to force is called static friction। It's called static friction। and component of friction force which is perpendicular to the plane is called normal reaction। Is that clear? It's called normal reaction and it is static friction। It means there are two components of friction force, one is static friction and next is normal reaction। A component of friction force which is along the direction of plane is called static friction। and a component of friction force which is perpendicular to the plane is called normal reaction। समझ में आया? तो आप समझ रहे हो बेटा कि जब कोई ठोस किसी दूसरे ठोस पर गति करता है तो दोनों के संपर्क तल पर, कहा हमेशा याद रहे कि संपर्क तल जहां टच होती है दोनों वही बनता है, रगड़ से बनता है ना। तो दोनों के संपर्क तल पर उत्पन्न वह बल जो वस्तु की गति का विरोध करे, जिसकी दिशा वस्तु की गति की दिशा के विपरीत हो, और जिस बल के कारण वस्तु रुक जाए, वही क्या कहलाता है, घर्षण। समझ आए बेटा? घर्षण बल के अधिकतम, घर्षण बल का वह घटक जो तल के समांतर हो या तल की दिशा में हो स्थैतिक घर्षण कहलाता है, और घर्षण बल का जो घटक तल के लंबवत हो अभिलंब प्रतिक्रिया कहलाती है। इधर क्लियर बेटा? तो घर्षण बल के ये दो घटक है। अब यहां पर देखो, ये जो अभिलंब प्रतिक्रिया है ये वस्तु के भार को बैलेंस करता है। वस्तु का भार नीचे काम करता है, मेज नीचे की ओर दबाव लगाती है, और ये जो स्थैतिक घर्षण बल है यही वस्तु की गति का विरोध करता है। देखो इधर वस्तु की गति है, मोशन फोर्स, गतिक बल, जिस बल के कारण वस्तु गति कर रही है, और ये स्टैटिक फ्रिक्शन जो बल वस्तु की गति का विरोध कर रहा है। अगर ये वस्तु इधर भाग रही है तो इसको इधर खींच रहा है, इसी कारण जो है वस्तु रुक रही है। तो आप बोल सकते हो कि नॉर्मल रिएक्शन अभिलंब प्रक्रिया वस्तु के भार को बैलेंस करता है। नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस वेट ऑफ बॉडी, और स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से वस्तु की गति प्रभावित होती है, मोशन। यही देखो गति के विरोध में है, इसी की वजह से वस्तु का वेग घटते घटते कम होता है, वस्तु रुकती है इसकी वजह से। अब यहां पर सोचो, अगर आप इस वस्तु को खींच रहे हो 50 न्यूटन की ताकत से, कितनी ताकत से? 50। ऐसे समझो जैसे हम 50 न्यूटन ताकत से भाग रहे हैं, ताकत से कितने न्यूटन की ताकत से? और एक लड़का हमार गोड़ पकड़ के लटका बा 10 न्यूटन ताकत से, तो हमका खाइचत बा अपने कहती कितनी ताकत से बेटा? तो यहाँ 50 क्या है? गतिक बल जो हमको गति करा रहा है, और 10 क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन, गति का विरोध कर रहा है। हम चल लेंगे कि नहीं? चल लेंगे। कितनी ताकत से चल पाएंगे? है ना? चलते रहेंगे, बट प्रभाव 40 रहेगा, भले हम 50 लेके चल रहे हैं। अब अगर ये जो लड़का है और ताकत लगा उनके खींचस, इसकी ताकत 15 हो गई, तो अब यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो गया? 15। स्टैटिक फ्रिक्शन 15 हो गया। हम चल पाएंगे कि नहीं?
चल लेंगे ना, कितनी ताकत से चलेंगे? इसने और ताकत अपनी बढ़ा लिया, 25 कर लिया। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक घर्षण बल बढ़ रहा है 10 से 15, 20 और कहां तक पहुंच गया? हमारी गति जो है घट रही है। जो हम 50 से जा रहे थे, जा कितने पा रहे होंगे? 25। अब अगर मान लो ये ताकत अपनी बढ़ा के 35 कर ले, तब भी हम चल लेंगे, 15 की ताकत से चलेंगे। 50 से चल रहे थे ना, हमारे पास 50 का फोर्स है, और 35 से वो विरोध कर रहा है, तब भी तो हम चल पाएंगे भाई। उससे ज्यादा है, 15 की ताकत से चल लेंगे कि नहीं? हमारे पास 50 ताकत थी ना। अब अगर वो अपनी ताकत बढ़ा के मान लो 42 करते हैं, यहां पर देख रहे हो कौन सा बल हम बढ़ा रहे हैं लगातार? ध्यान सुनो भाई, आपको चीज बता रहे हैं, कौन सा बल बढ़ा रहे हैं बेटा? 10 था, बढ़ते बढ़ते कितना पहुंच गया? और हम कितना बल लेके चल रहे थे? क्या अभी हम चल लेंगे? ज्यादा है भाई, 8 की ताकत से चल लेंगे। मान लो उसका बल जो है स्टैटिक घर्षण बल बढ़ते बढ़ते 49 हो गया, तब भी हम चल लेंगे, तो गिरावट चल लेंगे। 1 न्यूटन ताकत से चल लेंगे ना, चलेंगे ना, है ना? 49.5 कर लिया उसने, तब भी चल लेंगे, ठीक है? तो अब यहां पर देखो, इसको देखो, ये स्टैटिक घर्षण बल का बहुत ज्यादा मान है, लेकिन इतने मान में हमारी गति बनी हुई है, हम चल पा रहे हैं। अब अगर ये बढ़ाएगा तो बढ़ाएगा, कितना कर लेगा ये? तब हम क्या हो जाएंगे? नहीं जा पाएंगे ना। तो यहाँ स्टैटिक घर्षण बल का स्टार्टिंग मान क्या था? बढ़ते बढ़ते 49.5 जब तक था, तब तक हमारी गति थी, लेकिन उससे ज्यादा हो गया तो वस्तु जो है रुक गई। तो मतलब ये लिमिट वाला फोर्स था, लिमिटिंग फोर्स था, जहां तक की वस्तु की गति बनी थी। इससे ज्यादा हो गया कि वस्तु रुक गई। तो स्थैतिक घर्षण बल का ध्यान सुनना, वह मैक्सिमम मान, वह अधिकतम मान, जब तक कि वस्तु की गति बनी रहे, बरकरार रहे। यहां पर देख लो चाहे कि ये जो है स्थैतिक घर्षण बल का हाईएस्ट वैल्यू है। इससे ज्यादा होने पर वस्तु रुकनी है, लेकिन यहां तक वस्तु की अपनी गति की अवस्था बनी हुई है। तो स्थैतिक घर्षण बल का वह अधिकतम मान जबकि वस्तु गति अवस्था में बरकरार रहे, बनी रहे, गति अवस्था को मेंटेन किए रहे, उस बल को हम सीमांत घर्षण बल कहते हैं, लिमिटिंग स्टैटिक फोर्स। ये बड़ा वीआईपी बल है, ये कोर्स में है, समझ आया बेटा? तो समझा दिए, इसलिए डेफिनेशन बनाने में कोई असुविधा नहीं है। एक बार फिर से, यदि कोई ठोस किसी दूसरे ठोस पर फिसलता है तो दोनों के संपर्क तल पर उत्पन्न वह बल जो वस्तु की गति का, जिसकी दिशा वस्तु की गति के दिशा के, जिस बल के कारण वस्तु उसी बल को पी से डिनोट कर रहे हैं। घर्षण बल के कितने घटक होते हैं? 2। घर्षण बल का जो घटक तल की दिशा में या तल के समांतर हो, स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। घर्षण बल का जो घटक तल के लंबवत हो, ओके बेटा। अवलंब प्रक्रिया वस्तु के भार को बैलेंस करती है, स्थैतिक घर्षण बल वस्तु की गति को बैलेंस करती है। स्थैतिक घर्षण बल का वह अधिकतम वैल्यू जब तक की वस्तु गति अवस्था में सीमांत घर्षण बल कहलाता है ना? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, under which any body remain in its motion state is called limiting friction force। समझ में आ गया बेटा? क्लियर है? अब बेटा यहाँ पर जो और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे कोर्स में है पढ़ना है, जो सीमांत घर्षण के नियम। ध्यान से देखो जरा, लेसन खत्म होने वाला है, ध्यान से सुनते जाओ। सीमांत घर्षण के हेडिंग समझ रहे हो? लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, ओके बेटा? तो सीमांत घर्षण के नियम में पहला नियम, घर्षण बल, ये स्टैटिक वाला मतलब जो वस्तु की गति को रोकता है, घर्षण बल वस्तु के क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता।
चाहे वस्तु छोटी हो चाहे वस्तु बड़ी हो, घर्षण बल लगने लगना है। तो इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ द बॉडी। नियम लिख देंगे, फ्रिक्शन देखा शॉर्टकट पे से लिखे, हमारा माइंड देखा। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ बॉडी। स्टैटिक या स्टैटिक घर्षण बल वस्तुओं के क्षेत्रफल पर निर्भर। स्टैटिक घर्षण बल तल की प्रकृति पर निर्भर करता है, नेचर ऑफ द बॉडी। माने अगर तल चिकना हो एकदम दोनों, तो दोनों में रगड़ होगी नहीं, फिसलेगी, तो वहां घर्षण बल नहीं रहेगा। माने अगर तल खुरदुरा हो तभी घर्षण बल रहेगा। ठीक है, तो तल की प्रकृति पर डिपेंड करता है। अगर तल चिकना होता है तो घर्षण बल कम, और तल खुरदुरा होता है तो घर्षण बल। अगर आप सांप उप को देखे हो तो वो जो है समतल या चपाट फर्श पर नहीं चल पाते हैं, क्योंकि उनके शरीर और सड़क के बीच जो है घर्षण बल नहीं लगता। कभी कभी आप बरसात वगैरह में देखते हो, आप फिसल जाते हो, कहते हैं स्लिप कर जा रहे हैं, चल नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि आपके पैर के तलवे और जमीन के बीच पानी की परत हो जाती है, तो जो है बीच में खुरदुरापन रहता है वो समाप्त हो जाता है, लेवल हो जाता है, इसलिए आप चल नहीं पाते हो। और लेवल नहीं रहता है तभी चल पाते हो, खुरदुरा रहता है क्योंकि रगड़ होती है ना। तो घर्षण बल जरूरी है वस्तुओं को चलाने के लिए और जरूरी है वस्तुओं को रोकने के लिए। घर्षण बल के कारण ही वस्तुएं रुकती हैं और घर्षण बल के कारण ही वस्तुएं। तो यहाँ हमने क्या बताया, सीमांत घर्षण के देयर आर 3 नियम। हाउ मेनी? पहला बताया कि घर्षण बल तल के क्षेत्रफल पर या आकार पर निर्भर, घर्षण बल तल की प्रकृति पर, चिकने या खुरदुरे होने पर डिपेंड करता है घर्षण बल। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, जिसको बहुत ज्यादा जरूरी है, कि घर्षण बल सीमांत घर्षण की अवस्था में स्थैतिक घर्षण बल हमेशा अभिलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती होता है। माने ये बढ़ता है तो ये भी बढ़ता है, ये कम रहता है तो ये भी कम रहता है, क्योंकि दोनों मिलकर यही तो होना है। अब अगर ये ज्यादा है तो ये ज्यादा है तो ये भी ज्यादा है, ये कम है तो ये भी कम है। शॉर्टकट में तीसरा वाला नियम इंपॉर्टेंट है, स्थैतिक घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती होता है। मीन्स एट द लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, स्थैतिक घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती से घटाते हैं बराबर और कोई कांस्टेंट लाते हैं। तो यहाँ ये जो Fs प्रोपोर्शनल R है, ये Fs बराबर या कांस्टेंट यूज होता है म्यूएस। क्या बेटा? म्यूएस R। म्यूएस ये जो है हमारे तीनों नियम हो गए सीमांत घर्षण के। म्यूएस बराबर अगर निकाले तो Fs बटे R। म्यूएस को कहते हैं स्थैतिक घर्षण गुणांक। क्या कहते हैं बेटा? अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। ठीक, तो अब यहां पर एक नया शब्द आ गया, स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। इसकी डेफिनेशन बनाना है तो सूत्र देख के बना लोगे कि नहीं? कैसे? हम हमारे जैसे सीमांत घर्षण की अवस्था में, माने ये होना चाहिए, सीमांत घर्षण की अवस्था में स्थैतिक घर्षण बल Fs और अभिलंब प्रतिक्रिया R का अनुपात स्थैतिक घर्षण गुणांक कहलाता है। अंग्रेजी में बात करें तो कैसे करेंगे? एट द कंडीशन ऑफ लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, रेशियो ऑफ अपान माने बेटा रेशियो ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स विद नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। समझ में आया बेटा? छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, लेकिन देखो समझाते हुए बना रहे हैं कि याद हो जाएगा। याद हो गया कि नहीं बेटा? सीमांत घर्षण की अवस्था में स्थैतिक घर्षण बल Fs और अभिलंब प्रतिक्रिया R का अनुपात स्थैतिक घर्षण गुणांक कहलाता है। याद हो गया कि नहीं बेटा? याद हो गया ना? अब यहां पर देखो, ये क्या और ये क्या, दोनों मिलाने पर क्या मिलेगा? ये मिलेगा कि नहीं? तो स्थैतिक, ध्यान से सुनो भाई हमारी बात, स्थैतिक घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया के परिणामी, माने ये क्या कि नहीं, के परिणामी द्वारा अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ बना कोण घर्षण कोण कहलाता है।
ले तारा नहीं समझे, फिर से समझो। ये क्या है? स्थैतिक घर्षण बल। ये क्या है? दोनों का परिणामी कहाँ है? ये किसके साथ कोण बना रहा हो? उसी कोण को क्या कहते हैं? परिभाषा बन गई कि नहीं? चलो फिर से बता दे रहे हैं। स्थैतिक घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया के परिणामी द्वारा अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ बना कोण घर्षण कोण कहलाता है। An angle subtended in between resultant of static friction force and normal reaction with normal reaction is called friction angle। ओके बेटा, समझ में आ गया? बना लो परिभाषा में। तो हम क्या बात कर रहे थे महबीसुआ? स्थैतिक घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया के परिणामी द्वारा अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ बना कोण घर्षण कोण कहलाता है। सरल लग रहा है ना चैप्टर हुआ? एक छोटी सी हेडिंग और है बेटा, इन दोनों में रिलेशन मतलब ध्यान से देखो, स्थैतिक घर्षण गुणांक व घर्षण कोण में संबंध। माने किसमें किसमें रिलेशन? म्यू एस और थीटा एस। ठीक है, यही तो कह रहा है, छोटा सा रिलेशन है, याद कर लो, बता लोगे। हमेशा बेटा म्यू एस की वैल्यू, इसका कहीं डेरिवेशन नहीं है, tan थीटा एस होता है। अब लो, परिभाषा बन गई कि नहीं? क्या बताओगे? स्थैतिक घर्षण कोण, स्थैतिक घर्षण गुणांक स्थैतिक घर्षण कोण के टेंजेंट के समान होता है। यही तो है। और बच्चों, ये चैप्टर सही सही समाप्त हो गया है। इतना ही इस चैप्टर में है। और आपके कोर्स में क्या है सुनोगे? सीमांत घर्षण के नियम है, ये तीनों नियम है और ये रिलेशन है, बस और कुछ नहीं है। 2 हेडिंग बची है, बाकी सब कैंसिल हो गई है। ठीक है, तो अभी मगर हम थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव दृष्टिकोण से 2-4 हेडिंग और पढ़ा रहे हैं। तो ये बात समझ में आ गई बेटा लेसन? तो आपके कोर्स में केवल कौन हेडिंग है बेटा? ठीक है, और कोरोना से कट गया है। ठीक है, तो हम उन्हें जी बता दे रहे हैं पूरा लेसन, लेकिन आपको पढ़ना क्या है? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया ना। स्थैतिक घर्षण बल का वह अधिकतम मान जबकि वस्तु अपनी गति अवस्था को बरकरार रहे, उसी क्या कहते हैं? सीमांत घर्षण के कुल कितने नियम है? पहला, सीमांत घर्षण की अवस्था में स्थैतिक घर्षण बल तल की प्रकृति पर निर्भर करता है, तल के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। स्थैतिक घर्षण बल हमेशा अभिलंब प्रतिक्रिया के Fs प्रोपोर्शनल R, Fs बराबर म्यू एस R, म्यू एस बराबर Fs बटे R। तो आप क्या बता दोगे? बता दोगे कि सीमांत घर्षण की अवस्था में स्थैतिक घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया का अनुपात स्थैतिक घर्षण गुणांक कहलाता है। ठीक है उन्हें सर। और देखो बेटा, स्थैतिक घर्षण बल Fs अभिलंब प्रतिक्रिया R के परिणामी द्वारा अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ, देखो चित्र बना के दिखाए कि कहां का कोण के साथ बना कोण घर्षण कोण कहलाता है। म्यू एस व थीटा एस में संबंध। तो स्थैतिक घर्षण कोण हमेशा, गुणांक हमेशा स्थैतिक घर्षण कोण के टेंजेंट के समान होता है। ठीक है ना बेटा? तो हम सही सही तो ये लेसन समाप्त समझ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा और काम की चीजें बता दे रहे हैं, ध्यान से सुनो। देखो बेटा, अभी आपको बताते हैं घर्षण बल की विशेषता, कि घर्षण बल की खासियत क्या है। फिर उसके बाद आपको बताते हैं घर्षण बल के प्रकार। रियली घर्षण बल 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान सुनो मेरी बात। घर्षण बल कितने प्रकार के होते हैं? स्थैतिक घर्षण बल माने जिसके कारण वस्तु विराम में आ जाए, या जब वस्तु विराम में हो जाए उस दौरान जो बल लगा हो। दूसरा गतिक घर्षण बल या सर्पी घर्षण बल, माने जब वस्तु एक तल पर फिसल रही हो या गतिमान बनी हुई हो, तब वस्तु और तल के बीच जो बल लगा है घर्षण वाला, वह गतिक घर्षण बल होता है। ठीक। तीसरा है लोटनिक, माने रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स
काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, और तीसरा क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स। अगर कोई वस्तु किसी तल पर लुढ़क कर रही हो, लुढ़कते हुए गति करे, जैसे गाड़ी के पहिए वगैरह, तो वस्तु और तल के बीच लगने वाला घर्षण बल लोटनी घर्षण बल कहलाता है। समझ में आ गया? कठिन तो नहीं है, एक बार फिर सुन लो। घर्षण बल कितने प्रकार के होते हैं? जब वस्तु विराम में आ जाए या रुकी हुई अवस्था में रहे तो वस्तु और तल के मध्य लगने वाला घर्षण बल स्थैतिक घर्षण बल। और यदि कोई वस्तु किसी तल पर सरक रही हो, फिसल रही हो, तो वस्तु और तल के बीच लगने वाला घर्षण बल काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, सर्पी घर्षण बल या गतिक घर्षण बल कहलाता है। और जब कोई वस्तु किसी तल पर लुढ़क कर रही हो या लुढ़कते हुए गति कर रही हो, तो वस्तु और तल के बीच लोटनी घर्षण बल, रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स। ओके बेटा, अब यहां पर ध्यान दो, साइंटिस्टों ने कैलकुलेट किया है कि तीनों घर्षण बलों में सबसे कम घर्षण बल का मान होता है लोटनी घर्षण बल का। लोटनी की या रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू सभी घर्षण बलों से कम होती है, ठीक। और स्थैतिक घर्षण बल की वैल्यू सभी घर्षण बलों से ज्यादा होती है। कौन घर्षण बल सबसे ज्यादा होता है? स्थैतिक घर्षण बल। कौन घर्षण बल सबसे कम होता है? एक और बात कि जैसे देखो आप हर जगह यहाँ जितने भी डेफिनेशन वाले वर्ड आए सब जगह नीचे सफिक्स में यस लगाए हैं। क्यों? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स सब जगह स्थैतिक शब्द है। अगर यस हटा के लगा दे तो गतिक घर्षण बल वाला कहानी आ जाएगी। तो मतलब अगर हमसे कहे कि थीटा के की परिभाषा बताओ, माने गतिक घर्षण कोण की परिभाषा बताओ, तो आप बोलोगे गतिक घर्षण बल और अवयव प्रक्रिया के परिणामी द्वारा अवयव प्रक्रिया के साथ बना कोण गतिक घर्षण कोण कहलाता है। परिभाषा बना लोगे ना? कहे गतिक घर्षण गुणांक, यहाँ कौन सा घर्षण गुणांक है? ऐसे कौन सा घर्षण गुणांक पूछ सकता है? गतिक घर्षण गुणांक। क्या बोलोगे बेटा? गतिक घर्षण की अवस्था में गतिक घर्षण बल F के और अवयव प्रक्रिया R का अनुपात गतिक घर्षण गुणांक म्यू के कहलाता है। यहां ये कैसी हेडिंग हो जाएगी बताओ? गतिक घर्षण गुणांक व गतिक घर्षण कोण में संबंध माने म्यू के बराबर tan थीटा के। बोलोगे कि गतिक घर्षण गुणांक गतिक घर्षण कोण के टेंजेंट के समान होता है। मानिए सारी परिभाषाओं में स्थैतिक शब्द को डिलीट करके वहां पर गतिक शब्द पेस्ट कर दोगे, स्टैटिक शब्द हटा के काइनेटिक शब्द लगा दोगे, तो परिभाषा सबके लिए बन जाएगी कि नहीं? जितनी परिभाषा है सब डबल हो जाएगी कि नहीं? मतलब यहाँ सीमांत घर्षण बल क्या है तो सीमांत गतिक घर्षण के नियम, गतिक घर्षण बल, गतिक घर्षण बल घर्षण कोण में संबंध, गतिक घर्षण कोण, गतिक घर्षण गुणांक, सबकी परिभाषा बनानी पड़ेगी कि नहीं? बना लोगे ना? कठिन तो नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? तो घर्षण बल कितने प्रकार के होते हैं? हमने बताया कि सबसे कम कौन सा घर्षण बल होता है और सबसे ज्यादा। अब यहाँ पर दो कारण बताओ क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। बहुत सारे कारण बताओ क्वेश्चन है लेकिन दो आपको बता रहे हैं। कभी कभी कहा जाता है कि गाड़ी के पहिए वृत्ताकार आकार के या सर्कुलर साइज के क्यों बनाए जाते हैं? गाड़ी के जो पहिए हैं गोल आकार के क्यों बनाए जाते हैं? हर पहिया देखो गाड़ी का गोल है होता है, लंबा का है बना, सिलेंड्रिकल का है बना। तो गाड़ी के पहिए गोल आकार के या जो है स्फेरिकल शेप के इसलिए बनाए जाते हैं कि जिससे वो सड़क पर या तल पर लुढ़कते हुए चले और पहिए और जमीन के बीच लोटनी घर्षण बल लगे, रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स, जिसकी वैल्यू बहुत कम होती है। तो हमारी गाड़ी के पेट्रोल या माइलेज वगैरह का नुकसान कम होगा। क्यों? क्योंकि हम गाड़ी चलाएंगे, पहिया और जमीन के बीच जो घर्षण बल है वो गाड़ी के चाल का विरोध करेगा। तो हम 10 लीटर खर्चा करवाए 2 किलोमीटर जाए भी ना तो थोड़ा बहुत जो ना गाड़ी के विरोध में खर्च हो जाए हमारा नुकसान होगा, माइलेज घटेगी। तो माने घर्षण बल कम से कम रहे, माइलेज वगैरह नुकसान कम हो, घर्षण बल से बचाव रहे, घर्षण बल के कारण हानि कम हो, इसलिए कम मान वाला घर्षण बल लगे गाड़ी के पहिए और जमीन के बीच, इसीलिए गाड़ी के पहिए गोलाकार के रखे जाते हैं। ठीक है ना बेटा? कारण बताओ क्वेश्चन हो सकते हैं ऐसा? अगर कह दे कि किसी भी गाड़ी के पहिए वृत्ताकार या गोलाकार क्यों बनाए जाते हैं
तो पहिए वृत्ताकार या गोलाकार बनाने की वजह यही है कि जिससे जो है पहिए और जमीन के बीच, तल के बीच घर्षण बल कौन सा लगे बेटा? लोड लगे, जिसका मान अन्य घर्षण बल की अपेक्षा कम होता है, इसलिए हमारा डिके, नुकसान, क्षय कम होगा घर्षण बल के विरुद्ध। समझ में आएगा? एक और बात, एक क्वेश्चन और, जैसे जो है कहता है कि जब घोड़ा गाड़ी को, घोड़े को खींचना होता है, स्टार्ट करना होता है, तो ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, मार एकदम ताकत लगा घोड़ा खींचता, जबकि जब चलती रहती है गाड़ी तब उसको आगे चलाने के लिए कम ताकत लगानी पड़ती है। जाने दो, ये नहीं समझ पे आ रहे हो। जब साइकिल को आपको जैसे स्टार्ट करते हो, चलाना रहता है, तो पैडल पे पूरा एकदम हो के पूरी सारी ये ताकत ज्यादा लगाते हो चलाने के लिए ना। माने आप जब जो है साइकिल को रुकी रहती है, स्टार्ट करना रहता है, तो आप ज्यादा ताकत पैडल लगाते हो उसको रन कराने के लिए। लेकिन जब साइकिल चलती रहती है तो आपस में एक दूसरे ने बतलाया था तय कैसे हल्के पैर से दबा दिए तो पैडल चले ताकत है, माने तब कम बल लगाना पड़ता है। तो क्यों? क्योंकि जब जो है साइकिल को या घोड़ा गाड़ी को स्टार्ट करना होता है, वो रुकी रहती है, तो स्थैतिक घर्षण बल के विरुद्ध हमें बल लगाना पड़ता है, और जब चलती हुई रहती है तो गतिक घर्षण बल के विरुद्ध बल लगाना पड़ता है। कौन बल कम होता है? गतिक वाला कौन ज्यादा होता है? तो इसलिए जो है स्थैतिक के विरुद्ध बल ज्यादा लगे या बिना जो है जब वस्तु को स्टार्ट करना रहता है तो चलते समय के अपेक्षा ज्यादा बल देना होता है। समझ में? तो महवेश जी रोज आया करिए, कल नहीं आए थे बोले। तो यहाँ आपको समझ में आ गया बेटा कि घर्षण बल क्या है, कितने प्रकार का होता है, गतिक घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण बल, लोटिक घर्षण बल, 2-3 बता दिए ना बेटा। ऐसे ध्यान से सुनते जाओ, सबके बारे में बता दिए। घर्षण बल की विशेषता बताएंगे बेटा, तो यही सब बताएंगे, इकट्ठा करके लिखा देंगे कि घर्षण बल जो है विद्युतीय बल है, दो वस्तुओं के संपर्क तल पर लगता है, वस्तु की गति का विरोधक बल है, और इसी बल के कारण वस्तु की गति संपादित होती है। ये सब पॉइंट वाइज दिखा देंगे तो घर्षण बल की विशेषता हो जाएगी। 2 हेडिंग और बता दें, चैप्टर हमारी तरफ से एकदम कॉम्पिटिटिव दृष्टिकोण से प्राप्त क्या है? घर्षण बल से लाभ और घर्षण बल से हानि। लाभ देखो, सुनो, अगर वस्तु और जमीन के बीच घर्षण बल ना होता तो वस्तुएं चल नहीं पाती, और अगर घर्षण बल ना होता तो चलती हुई वस्तुएं रुक न पाती। मतलब अगर हम कह दें रामलाल दौड़ा तो रामलाल दौड़ा लगते तो जिंदगी में दौड़ते रहते बेचारे। अगर उनके पैर और जमीन के बीच घर्षण बल ना होता है तो रुकते कैसे, है ना? तो फायदा दे रहा है कि नहीं? और हम किसी वस्तु को पकड़ नहीं पाते, घर्षण बल ना होता तो उसका विरोध होता है, घर्षण बल के कारण रुक जाती है। और जैसे कैच हम ले लेते हैं किसी वस्तु को तो घर्षण बल के प्रभाव से हम कैच ले पाते हैं, है ना? जैसे बेटा कील है, दीवार में लगाते हो, मारते खट खट हथौड़ी, तो कील दीवार में धंस जाती, तस्वीर टांग देते हो। अब यहाँ पर कील रुकी क्यों? दीवार का घर्षण उस पर लगा, इसलिए रुक गई। और अगर घर्षण दीवार के न लागत कील पे, हथौड़ी मारता तो चली जाता, आगे वहां पार निकल जाता, रुकती नहीं, है ना? रुकते। तो ये घर्षण बल से दी जा लाभ बता सकते हो ना? घर्षण बल के कारण हम चल पाते हैं, घर्षण बल के कारण चलते हुए हम रुक पाते हैं, घर्षण बल के ही प्रभाव से हम वस्तुओं को उठा पाते हैं, घर्षण बल के कारण दीवार में कील रुक पाती है, घर्षण बल के कारण हम वस्तुओं को कैच ले पाते हैं, घर्षण बल के कारण ही हम पकड़ सकते हैं वस्तुओं को। ये सारी चीजें लाभ है। नुकसान क्या है बेटा? घर्षण बल जब गति का विरोध करता रहता है तो कलपुर्जे घिस जाते हैं, वाहन जितने भी वाहन है उनके माइलेज कम हो जाती है ना? कभी कभी देखो साइकिल वगैरह में ग्रीस या तेल डालते हो बीच बीच में आप, क्यों? क्योंकि जो है घर्षण बल का प्रभाव कम हो जाए और हल्की चले गाड़ी, नहीं तो साइकिलों से बहुत गाढ़ चलती रहती है, तेल उल डालने हल्की चलने लगती है। तो घर्षण बल का प्रभाव है, और घर्षण बल के प्रभाव को कम करने का तरीका है कि तेल या ग्रीस डाल करके घर्षण बल का प्रभाव कम करते हैं। तो मेरे ख्याल से लेसन समझ में आ रहा है ना बच्चों? लिखा नहीं लगेंगे तो और बस समझ में आ जाएगा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस लेसन में केवल 3 ही हेडिंग कोर्स में है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? तो आगे की चर्चा का